नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल काल के मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि मिश्रित क्वेश्चन के भाग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका भाग 1 और भाग 2 जो है वह अपलोड किया जा चुका है। ये इसका भाग 3 होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुग़ल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वह कौन सा था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र जो था वो बयाना था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नगद फसल जो है वह मुग़ल भारत में फसलों से सरोकार रखने वाला शब्द जिन्स ए कामिल, कौन सा? जिन्स ए कामिल जो है के सही अर्थ को बताता है। और जहांगीर के काल में, किसके काल में? जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती जो है, किसकी खेती? तंबाकू की जो खेती है वो प्रारंभ हुई थी। यह जो तंबाकू की खेती है यह पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल भारत को पहली बार परिचय करवाया गया था। और मुग़ल काल में आगरा के निकट, किसके निकट? आगरा के निकट बयाना तथा गुजरात में सरखेज एवं सिहान में सर्वोत्तम किस्म की नील पैदा होती थी। कौन सी? नील पैदा होती थी। और पेलपाल्ट जो है, कौन सा? पेलपाल्ट जो है वह नील उत्पादन का व्यापक वर्णन करता है। और 18वीं सदी में भारत का प्रमुख उद्योग जो था वह कपास, रेशम व ऊन का बुनाई था। इस समय जो है बंगाल, मदुरा, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद एवं लखनऊ जो है वह सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र बन चुका था। और मुग़ल काल में सूती वस्त्र उद्योग में सबसे विकसित अवस्था में था तथा विदेशों में भारतीय सूती वस्त्र की बहुत मांग थी। और भारत में सर्वाधिक निर्यात जो है वह सूती वस्त्र का ही होता था तथा भारत जो है वह विश्व में दूर दूर से अपनी सूती वस्त्र के बदले में सोना व चांदी जो है प्राप्त करता था। कौन? भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुग़ल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु जो है वह क्या थी? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वस्तु थी वह सूती वस्त्र था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुग़ल कालीन भारत में क्या होता था? मुग़ल कालीन भारत में वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग बन गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कारण और कथन वाला है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्यकालीन भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मध्यकाल में भारत जो है वह विश्व में दूर दूर तक सूती थान का माल निर्यात करता था। बात बिल्कुल सही है। कथन दूसरा है कि भारत विश्व में दूर दूर से अपने सूती माल के बदले में सोना व चांदी प्राप्त करता था। बिल्कुल बात सही है। तीसरा कथन है मध्यकाल में भारत यूरोपीय उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति भी करता था, तो कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल से पहली बार परिचय करवाया था? तो किस फसल से करवाया था? वह तंबाकू से करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुग़ल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार जो है वह कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? वह सूरत को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मध्यकाल में गुजरात, कौन सा? गुजरात, बंगाल, मालाबार, सिंध, कौन सा? सिंध के बाद लाहौर के बाद दिल्ली, ये जो आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे जहाँ से देश विदेश के विभिन्न भागों में वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। और जिसमें से सूरत जो था एक प्रमुख प्रसिद्ध बंदरगाह होता था जिसे बाबुल मक्का कहा जाता था। और रांदेर जो है जो कि गुजरात में है, बंदरगाह ताप्ती के दक्षिण तट पर स्थित था। और मुत्सद्दी जो है बंदरगाह का प्रमुख संचालक होता था। यही बंदरगाहों का संपूर्ण प्रशासन की देखभाल भी करता था। बिना उसकी आज्ञा के किसी विदेशी व्यापार को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं थी। और मुग़ल काल में मौल्लिम, कौन सा? मौल्लिम जो है एक जहाज़ का नाम था जिसका प्रयोग दिशा सूचक के रूप में किया जाता था। किसके रूप में? दिशा सूचक के रूप में किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुग़लों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक होता था? तो वह कौन होता था? तो मैंने बताया था वह मुत्सद्दी होता था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुग़ल काल में मौल्लिम जो था वह क्या होता था? मौल्लिम जो होता था वह एक जहाज़ होता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस किले का
मुगलों ने दीर्घकाल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया था। तो किसका उपयोग किया था? वह ग्वालियर का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल काल में नरनाल या हल्की तोप जो है वह क्या होती थी? वह जो होती थी वह मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप होती थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान जाइए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में पहली बार तोपों का जो युद्ध में प्रयोग है वह बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा किया गया था। कौन से युद्ध में? भेरा के युद्ध में। किसके युद्ध में? भेरा के युद्ध में किया गया था। कब किया गया था? 1519 ईस्वी में किया गया था। और अकबर के समय में तोड़दार, कौन सा? तोड़दार बंदूकों का प्रयोग, तोड़दार बंदूकों के साथ साथ हल्की तोपों की ढलाई का भी काम शुरू किया गया था। और अकबर ने ऊँट के पीठ पर रखकर चलने वाली तोपों को सुतुरनाल, क्या? सुतुरनाल एवं मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप को नरनाल नाम दिया था। और हाथी की पीठ पर रखी तोप को गजनाल भी कहा जाता था। और मुगल काल में हल्की तोपों के अतिरिक्त भारी तोपों में औरंगजेब की फतेहरहब और मालिका ए मैदान ये जो है यह औरंगजेब की प्रमुख भारी तोपों में से एक थी। और लगभग 16वीं सदी में मुगल और ऑटोमन दोनों साम्राज्यों ने बारूद वाले हथियारों और बड़े पैमाने पर आधिकारिक तंत्र के उपयोग के रूप में साम्राज्य विस्तार जो है वह किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 16वीं सदी में मुगल और ऑटोमन दोनों साम्राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? वो है बारूद वाले हथियारों और बड़े पैमाने पर अधिकारी तंत्र के उपयोग से इन दोनों साम्राज्यों ने विस्तार किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे कभी सम्राट पहना करते थे, उसका नाम क्या होता था? उसका नाम जो होता था वह खिलात होता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान जाइए। महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुगल दरबार में प्रचलित सम्मान या पुरस्कार कुछ थे, जिनमें से आप कुछ नोट कर सकते हैं। खिलत जो होता था इनमें सम्मान स्वरूप एक वस्त्र प्रदान किया जाता था, जिसे पहले कभी न कभी सम्राट यानी कि बादशाह द्वारा पहना हुआ होता था। इसे बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक समझा जाता है। इसे बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक जो है वह समझा जाता था। फिर दूसरे नंबर पे है सरापा या सरप्पा इसे बोलते हैं, और इसे सर से पांव तक पहनाया जाता था। यह एक अन्य उपहार था। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे। किसके? सरापा के। और वह हिस्से क्या थे? पहला हिस्सा जो होता था वह जामा होता था, दूसरा हिस्सा जो है वह पगड़ी होता था, और तीसरा हिस्सा जो है वो पटका होता था। फिर उसके बाद अगला मतलब एक तरीके से सम्मान जो है वह पदम मुरस्सा होता था। यह क्या होता था? यह कमल की मंजरियों द्वारा रत्न जड़ित गहनों का सेट होता था, जिसे बादशाह बहुत खास परिस्थितियों में प्रदान किया करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा जो है वह क्या था? तो इनका जो आरंभिक नारा था वह भूभाग नहीं व्यापार होता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दिसंबर, कब? दिसंबर 1600 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा, किसके? चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, कौन? एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना को पहले 15 वर्षों के लिए पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। और भारत में व्यापारिक गतिविधि प्रारंभ करने के उद्देश्य से कैप्टन विलियम हॉकिंस को, किसको? कैप्टन विलियम हॉकिंस को तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, कहाँ पर? जहांगीर के दरबार में इसलिए भेजा गया ताकि अंग्रेज़ों को सूरत में, कहाँ पर? सूरत में एक फैक्ट्री तथा भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त हो सके। लेकिन 1615 ईस्वी को ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो, कौन? टॉमस रो को सफलता मिली तथा सूरत सहित विभिन्न स्थलों पर व्यापारिक
कठिनाइयाँ जो है वह व्यापारिक कोठियाँ जो हैं वह स्थापित हुई, लेकिन इस चरण में कंपनी का उद्देश्य एकमात्र जो है वह व्यापार ही होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? तो किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? वह ददनी का इस्तेमाल होता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में मुगल शासन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन झूठ है? तो पहला कथन है कि कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समूह होते थे, ये बात गलत बोल रहा है। ठीक है। दूसरा कथन है कि खाद्यान्नों की प्रचुरता थी, ये बात बिल्कुल सही है। अगला कथन है राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक राजस्व लाती थी, बिल्कुल बात सही है। और अधिकतर क्षेत्रों में वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन होता था, बिल्कुल बात सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही एवं उपाना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है वह जूता के संदर्भ में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो पहला कथन है कि दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे, बिल्कुल बात सही है। दूसरा कथन है कि विजयनगर राज्य 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया, बिल्कुल बात सही है। और तीसरा कथन है दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे, बिल्कुल बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का जो है वह क्या कहलाता था? तो तांबे का सिक्का जो है उसे दाम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मुगल काल में तांबे का सिक्का जो है वह दाम कहलाता था और रुपया जो है वह चांदी का सिक्का होता था। किसका? चांदी का सिक्का होता था। अकबर के समय में निक्की जो है, कौन सा? निक्की जो है वह आधा दाम होता था, आधा दाम होता था। और जो दामड़ जो है, एक और होता था दामड़, दामड़ जो होता था वह चौथाई दाम होता था। कौन सा? चौथाई दाम होता था। और एक और होता था दमड़ी, दमड़ी जो होता था वह 8वां दाम होता था। कौन सा? 8वां दाम होता था। नाम के सिक्के जो है वह प्रचलित थे और व्यवहारिक सोने के सिक्कों को जो है वह मुहर कहा जाता था, मुहर नाम से पुकारते थे। और अकबर कालीन मुहर जो है वह तौल में 170 ग्रेन और मूल्य में 9 रुपया के बराबर समझा जाता था। और तांबे का दाम जो है, किसका? तांबे का जो दाम है वह 380 ग्रेन का होता था, जो कि चांदी के रुपए का 40वां भाग होता था। और चांदी के रुपए तथा तांबे के दाम का विनिमय अनुपात जो था वह 1:64 था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वह है औरंगजेब जो है वह शुक्रवार को नहीं बैठता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो औरंगजेब शुक्रवार को नहीं बैठता था, तो कब बैठता था? औरंगजेब जो है वह बुधवार को ही बैठता था न्याय सुनने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरचनात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया या साधन था। तो यह बात जो है वह किसने कही थी? यह बात जो है वह इरफान हबीब ने कही थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के कृषक इतिहास के बारे में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य स्रोत सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो कौन सा साक्ष्य स्रोत वो होगा मुगल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्त। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो किस नहर का किया गया था निर्माण? वह सहाब नहर का किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस जो है वह 1608 में भारत आया था। रॉल्फ फिच जो है वो 1583 ईस्वी में आया था। सर थॉमस रो जो है वह 1615 में आया था। और निकोलस डाउंटन जो है वह 1613 में जो है वह भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अकबर के समय सर टॉमस रो नहीं आया था। तो ये अकबर के समय सर टॉमस रो नहीं आया था, तो किसके समय आया था? या जहांगीर के समय ही आया था। किसके समय? जहांगीर के समय में ही आया था। और कब आया था? यह आया था 1608 ईस्वी में भारत आया था। और सर टॉमस रो जो है, सॉरी, ये जो 1608 में है ये विलियम हॉकिंस आया था। सर टॉमस रो जो है वह 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय भारत आया था। और ट्रेवेनियर जो है एक फ्रांसीसी जौहरी था जो शाहजहां के काल में 1638 ईस्वी में भारत आया था। और ये जो मनुची दे रखा है चौथे नंबर पे, यह 1663 ईस्वी में औरंगजेब के समय भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। इसमें से गलत आपको बताना है। तो शाहजहां जो है वो जूडान से रिलेटेड नहीं है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो रॉल्फ फिश था ना, यह 1583 से लेके 1591 तक ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी और आगरा, यहाँ पर पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। यह मुग़ल शासक अकबर के शासनकाल में भारत आया था। और उसके बाद जो है ये तीसरे नंबर पे जो दे रखा है सर टॉमस रो, 1615 में आया था, 1619 तक ईस्वी तक रहा था। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेज शिष्टमंडल के नायक सर टॉमस रो जो है अपने गुरु टैरी के साथ, किसके साथ? अपने गुरु टैरी के साथ यहाँ लगभग 3 वर्ष तक रहा था। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक रहा था। इसने मुग़ल सम्राट जहांगीर से भारत में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने की कानूनी अधिकार प्राप्त किया था। और जॉन जूडान जो चौथे नंबर पे दे रखा है, यह भी जहांगीर के काल में ही, कब? जहांगीर के शासनकाल में ही 1608 से 17 तक भारत में रुका था। और ये निकोलस मनुची जो है, ये जो दूसरे नंबर पे दे रखा है, यह जो है 1653 में आया था, 1708 ईस्वी तक रहा था। इतावली यात्री जो है वो 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की लंबी यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा था। इसने भारत आकर शहजादा दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की थी। किसके रूप में? तोपची के रूप में जो है वह नौकरी की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुग़ल बादशाहों के पीने के लिए ले जाता था। तो कौन था? वह एडवर्ड टेरी था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वह हो जाएगा औरंगजेब के समय एडवर्ड टेरी नहीं आया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एडवर्ड टेरी जो है, ये जो चौथे नंबर पे दे रखा है, एडवर्ड टेरी जो है वह जहांगीर के शासनकाल में 1616 में भारत आया था। और पीटर मुंडी इतालवी यात्री था जो शाहजहां के काल में 1630 ईस्वी में भारत आया था। और सर टॉमस रो जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर जो है वो डच नहीं था। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इब्न बतूता जो है पहले नंबर पे जो दे रखा है, इब्न बतूता जो है वह मोरक्को का, किसका? मोरक्को, जो कि अफ्रीका का एक देश है, इसका यात्री था। या मोहम्मद बिन तुगलक, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब? 1333 ईस्वी में। ठीक है। और दुआर्तो बारबोसा जो है एक पुर्तगाली यात्री था। या भारत में 1500 से 1516 ईस्वी तक एक पुर्तगाली अधिकारी के रूप में रहा था। इसने गवर्नर अलबुकर्क
किसने? अलबुकर के दुभाषीय के रूप में कार्य किया और कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा भी करी थी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो जीन बैपिटिस्ट ट्रेवेनियर दे रखा है, यह एक फ्रांसीसी यात्री था, ये डच नहीं था, यह एक फ्रांसीसी यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। और जो चौथे नंबर पे दे रखा है निकोलो मनुची, एक वेनिसियन यानी कि इटली का यात्री था, वेनिसियन यानी कि इटली का यात्री था। इसने शहजादा दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? तो जो अधिकतर मकान जो है वह ईंट व पंख के बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने आरंभिक मालखाने स्थापित किए थे? तो कहाँ पर स्थापित किए थे? वह स्थापित किए थे गुजरात एवं बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो यह किसने बनाया था? यह बुंदेला ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो जहांगीर का जो काल है वह 1605 से 1627 तक माना जाता है। अहमद शाह अब्दाली जो है वो 1748 में भारत एक तरीके से आया था। मोहम्मद शाह जो है वो 1719 से 1748 तक रहा था। और बहादुर शाह द्वितीय जो है वह 1837 से लेके 1858 तक रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हाँ, अगर इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक टेलीग्राम का लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।